नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया होंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडवांस क्लासेस के इस मंच पर। हम भारतीय इतिहास की सीरीज को बखूबी रूप से आगे लेकर चल रहे हैं और आप मेरे साथ यूरोपीय कंपनियों का भारत में अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं। और बखूबी रूप से आपने मेरे साथ पढ़ा है पुर्तगालियों के बारे में, आपने मेरे साथ डच के बारे में, और हम जो तीसरा जो टॉपिक है हमारा, ये जो टॉपिक है इसको हमने नाम दिया है अंग्रेज, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया। वो भारत में अक्सर आए कैसे थे, उन्होंने भारत में सत्ता की स्थापना की कैसे थी, इस बात पर हम पढ़ रहे हैं, इस बात का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास जो हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बता दी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हमने देख ली थी। आपको पता है कि चंद्रगिरी का राजा आता है वेंकटरंपा। नाम याद रखना नहीं है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नाम याद रखो। आप सिर्फ इतना सा याद रखिए, चंद्रगिरी के राजा के द्वारा वेंकटरंपा से 500 पैगोडा में मद्रास को पट्टे पे लिया गया और मद्रास में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसका नाम है सेंट जॉर्ज फोर्ट। ब्रिटेन के महाराजा के नाम पर यह दुर्ग बना और यही आगे चलकर इस क्षेत्र में मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रमुख नगर या प्रमुख क्षेत्र जो था वो कौन सा था? यही सेंट जॉर्ज फोर्ट, जिसकी स्थापना 1639 ईस्वी के बाद हुई। और ये लिया किसने था? फ्रांसिस डे ने, एक अंग्रेज था जिसके द्वारा ये लिया गया। अब हम मद्रास के बारे में बात कर चुके हैं, अब हमारा अगला टॉपिक होगा बंगाल का और फिर अगला टॉपिक होगा हमारा बंबई का। अब देखिएगा, बंगाल में तो अंग्रेजों का हमारा टॉपिक चल रहा है और अंग्रेजों में अब हम पढ़ेंगे बंगाल में या बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना। आप टॉपिक डाल सकते हैं बंगाल। अब बंगाल की बात करें, आपको पता है इसका मतलब ये नहीं है कि बंगाल है क्या। बंगाल का मतलब है उस समय का बंगाल। बंगाल में बिहार भी आता है, उस समय की बात कर रहा हूं। बंगाल में बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा असम का कुछ क्षेत्र भी आता था। असम का कुछ क्षेत्र, उस समय का जो बंगाल था, जो वर्तमान का पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं, वो पश्चिम बंगाल नहीं था। इस पश्चिम बंगाल की स्थापना बाद में होती है। ये आपको पता है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आजाद हुआ, तो ये बात की घटना है। लेकिन उस समय की बंगाल की बात करते हैं तो उस समय का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के कुछ क्षेत्र, इस क्षेत्र पर अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। अंग्रेज यहां पर व्यापारिक कोठियां स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने बंगाल में क्या क्या किया, इस बात को हम पढ़ते हैं। देखिएगा, हम इस बात को बखूबी रूप से समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है और इस भारत के क्षेत्र में अभी आप जिसे बंगाल कहते हैं, पश्चिम बंगाल वाला, इस क्षेत्र में बिहार भी आता था और इसी क्षेत्र में उड़ीसा भी आता था। और ये जो पूर्वी प्रदेश जिसे आप असम कहते हैं, असम का कुछ क्षेत्र भी आता था। तो इतना बड़ा क्षेत्र मिलकर एक राज्य बनता था जिसका नाम है बंगाल। अब हुआ क्या, इस बंगाल का सूबेदार, ध्यान रखना सूबेदार क्या होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय दिल्ली, ये मान लीजिए दिल्ली किसकी है? दिल वालों की। और इस समय दिल्ली में कौन शासन करते थे? मुगल बादशाह। कौन कर रहे हैं? मुगल बादशाह। आपने देखा था कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से मुलाकात करने के लिए आता है जहांगीर से। पत्र तो अकबर का नाम लेकर आया था, लेकिन अकबर साहब तो उस समय जा चुके थे ऊपर, अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। लेकिन उस समय उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की, बोले कि भाई साहब क्या चाहे, कि मुझे कुछ नहीं चाहता, मुझे तो व्यापार करने की अनुमति दे दो। लेकिन इसने पुर्तगालियों के विरोध के कारण व्यापार की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। तो मुगल बादशाह केंद्र में रहता है। कहां पर रहता है? केंद्र में। यानी मैं बात करूं, केंद्र की बात करता हूं तो केंद्र में कौन है? बादशाह है। बादशाह, जब केंद्र में बादशाह है तो इसकी नीचे जो इकाई आएगी प्रांत, और प्रांत उस समय सूबे में बटे होते थे। किस में बटे होते थे? सूबे में। और सूबे पे होगा सूबेदार। कौन होगा? सूबेदार। तो इसी तरीके से बंगाल का भी एक सूबेदार था। इतनी कहानी बताने के चक्कर में मेरा रीजन है, सूबेदार के पास लेके जाना चाहता हूं मैं आपको।
केंद्र में बादशाह, प्रांत फिर सूबेदार, और इसी समय बंगाल का सूबेदार आता है। कौन है बंगाल का सूबेदार? जो प्रांत का अधिपति होता है, सूबे का अधिपति होता है, उसे सूबेदार कहा जाता है। तो इसी समय बंगाल का सूबेदार है। उस बंगाल के सूबेदार का नाम, अच्छा आप में से कोई बता सकता है कि कौन था बंगाल का सूबेदार उस समय? कोई भी व्यक्ति बंगाल के? अरे औरंगजेब, याद होना चाहिए। शाह सुजा, क्या नाम है? इसी का बेटा है औरंगजेब का, शाह सुजा। तो इस समय बंगाल का सूबेदार रहता है शाह सुजा, और इसी शाह सुजा का एक दरबारी डॉक्टर था, और इस दरबारी डॉक्टर का नाम आता है बांटम। क्या नाम है सर? बांटम। इस दरबारी डॉक्टर का नाम आता है बांटम। अब एक बार ऐसा हुआ कि साहब शाह सुजा की तबीयत खराब हो जाती है, और जैसे ही शाह सुजा की तबीयत खराब हुई, बांटम के द्वारा, क्योंकि उस समय तो हमें पता हकीमों पे चलता था सारा काम, डॉक्टर तो ये अंग्रेज हमारे साथ लेकर आए हैं, ये वांटम साहब थे उस समय दरबारी चिकित्सक थे। इस वांटम के द्वारा क्या कर लिया गया? शाह सुजा का इलाज कर दिया। कहा जाता है कि शाह सुजा की कुछ बेगमों की भी तबीयत खराब हुई थी। हाँ, शाह सुजा की भी होगी थी और बेगमों की भी तबीयत उस समय खराब हुई थी। तो उस समय जब इनका इलाज किया, शाह सुजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे भाई तूने कितना कमाल कर दिया है यार, बहुत कमाल कर दिया तूने, मेरे को सही कर दिया, मैं स्वस्थ हो गया, मेरी बेगम भी स्वस्थ हो चुकी है, बोल तुझे क्या चाहिए? अब आपको बताया है बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग, तो बनिए का दिमाग ही है अंग्रेजों का। इन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? हमें तो व्यापार करना है। क्या करना है? व्यापार। आप क्या कीजिए, इस बंगाल वाले क्षेत्र में हमें कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें। कुछ थोड़ा बहुत आप हमसे ले लीजिए, हम किसी और को यहां पर टैक्स नहीं देंगे, आप हमें ऐसा फरमान दे दीजिए। बोले कि इतनी सी बात, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 3,000 रुपए आपको वार्षिक जमा करवाने हैं, और इस चक्कर में आप बंगाल से क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, कर मुक्त। आपको कहीं पर भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार बंगाल में 1651 ईस्वी में यह फरमान प्राप्त हुआ। इससे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आगे हम देखेंगे वो 1717 ईस्वी का फरमान होगा, जो बंगाल से नहीं, कहां से लेकर आएंगे? मुगल बादशाह से। अच्छा, उसमें और इसमें अंतर क्या है? देखो, केंद्र में तो मुगल बादशाह बैठे हुए हैं, और यहां पर कौन है? प्रांत में सूबेदार है। अब मान लो, क्योंकि सूबेदार को सूबेदारी कहां से प्राप्त है? केंद्र से। अब भाई साहब केंद्र ने मना कर दिया तो फरमान निरस्त भी हो जाएगा। तो आगे जाके अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि सीधा ऐसा करते हैं, केंद्र से ही फरमान लेकर आते हैं, और 1717 ईस्वी में फरमान लेकर आ गए सरमन मिशन के तहत। फिर बंगाल का नवाब हो या कहीं का भी नवाब हो, कैसे मना कर ही नहीं सकता। बोले व्यापार करना है, क्या व्यापार? फ्री, चुंगी मुंगी देनी नहीं है, टैक्स मैक्स देना नहीं है। बोले क्या है तुम्हारे पास? ये लो साहब, हमारे पास दस्तक है, हमारे पास फ्री ट्रेड पास है, हम इस क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, और आपके मुगल बादशाह ने हमें ये लिख कर दिया है। तो फिर सूबेदार भी क्या बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो ये आगे जाके 1717 में लेकर आए, लेकिन 1651 में किसने इलाज किया? बांटम ने। 1651 में शाह सुजा ने 3,000 रुपए वार्षिक में अंग्रेजों को बंगाल से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की।
यानी 3,000 रुपए आपको वार्षिक जमा करना है और आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा से क्या कर सकते हैं, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। कैसा व्यापार, यहां पर लिख देता हूं, कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार। तो ये फरमान आ चुका है, किसके द्वारा इलाज किया गया, वांटम के द्वारा। वांटम के द्वारा इलाज किसका किया, शाह सुजा का इलाज किसका किया गया, शाह सुजा का। अब आगे देखिएगा, घटना कब की है, 1651 की। जैसे ही ये हुआ, एक और व्यक्ति आता है, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम है ब्रिजमैन। क्या नाम है, ब्रिजमैन। और इस ब्रिजमैन के द्वारा क्या किया गया, 1651 में हुगली में, कहां पर, हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। व्यापारिक कोठी, मिटा दूं अब तो इसको, व्यापारिक कोठी स्थापित। अब भाई साहब बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार चल रहा है, व्यापार की सुविधाएं इनको मिल चुकी हैं, हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित हो चुकी है, बंगाल में। अब इन्होंने क्या किया, इस जो फरमान लिया था, व्यापार तो कर रहे हैं, करिए, आपको चुंगी नहीं देनी, टैक्स नहीं देना, कोई बात नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बंगाल वाले क्षेत्र में लूटमार करना स्टार्ट कर दिया। लूटपाट करते थे, किसी का बड़ा व्यापार जा रहा है या किसी का कोई सामान जा रहा है, लूट लिया, अंग्रेजों ने उसको लूट लिया। चोरी डकैती करना स्टार्ट कर दिया, किसी के वहां से माल उठा के इधर लाने लग गए। अब ऐसी चीजें जब होंगी तो मुगल बादशाह के पास शिकायत जाएगी। और आप सोचो कि उस समय मुगल बादशाह गद्दी पर कौन बैठा था, 1651। ध्यान से देखो, 1651। जहांगीर की मृत्यु 1627 और 1627 के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद बैठता है औरंगजेब। औरंगजेब उस समय गद्दी पर बैठा है। और औरंगजेब भाई साहब, उसके राज में तुम्हारी इतनी औकात होगी कि तुम उस क्षेत्र से लूटमार कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। 1687 के समय की बात है। 1687 में मैं डायरेक्ट आपको नोट्स यहीं पर बनवा रहा हूं, लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 1687 के समय तक क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल वाले क्षेत्र में लूटमार करना स्टार्ट कर दिया। और औरंगजेब ने एक सेना भेजी और सेना भेजकर अंग्रेजों को दे थापे बुरी तरीके से मारा, बुरी तरीके से पराजित कर दिया अंग्रेजों को। और आपको पता है, ये तो फिर बनिए वाला दिमाग लगाया। और इनमें से एक व्यक्ति, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है जॉब चॉर्नॉक, जिसको जॉब चाहिए थी, तो जॉब चॉर्नॉक औरंगजेब के पास चले जाते हैं। भाऊ जी गलती होगी मां से, तो माफ कर दियो मां खान, अशान की गलती हमारे दोबारा कभी नहीं करे, माफ कर दो। उसने कहा, औरंगजेब ने, देख ये मेरा साम्राज्य है, यहां पर शासन मैं चलाऊंगा, तुम लोग मेरे क्षेत्र में लूटमार कर रहे हो, भगा दूंगा, खत्म कर दूंगा। अगली बार ऐसा हुआ तो जॉब चार्नोक के द्वारा वहां पर क्या कर ली जाती है, माफी मांगी जाती है। और उसी माफी के बाद में यहां पर क्या किया, ये दोबारा से व्यापार करने लग गए। और उसी समय अब यहां पर एक शहर बसाया जाएगा, इसका नाम आएगा कोलकाता। और कोलकाता में ही हम बनाएंगे फोर्ट विलियम। तो आगे थोड़ा देखते हैं। 1687 में औरंगजेब ने अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक कार्यवाही की। माफी किसने मांगी, जॉब चॉर्नॉक ने। जॉब चॉर्नॉक ने औरंगजेब से माफी मांगी।
तो यहां तक की बात हम पढ़ चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं आपको कुछ समय देता हूं। चलो मैं इसको मिटा देता हूं आपके साथ। अभी हम बंगाल की ही बात कर रहे हैं। अब भाई साहब माफी मांग ली है, दोबारा क्या होने लग गया है, व्यापार चालू हो चुका है। अब आगे देखिए क्या होता है। जॉब चोरनॉक के द्वारा इस क्षेत्र में 1690 का समय आया, क्योंकि 1686-87 में ये काम हुआ, फिर विद्रोह हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र में व्यापार करना फिर सुचारू रूप से चालू कर दिया। अब इनको भी जरूरत थी कि हम यहाँ पर एक, जिस तरीके से मद्रास में हमने एक दुर्ग बनाया है, हम यहाँ पर एक दुर्ग की स्थापना करें। और इस दुर्ग की स्थापना के लिए इन्होंने कुछ जागीरें दोबारा क्या करते हैं, ले लेते हैं किसी से। अजीम उसान, यही एक सूबेदार आएगा बंगाल का, उससे क्या ली जाएगी, अब जागीर प्रदान की जाएगी, जिसमें गोविंदपुरा, सूतानाती और कोलकाता की जागीर ली जाती है। और यहीं पर एक शहर बसाया जाता है जिसका नाम है कोलकाता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपसे बन गया कि कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी। नाम याद रखना, जॉब चोरनॉक, जिसके द्वारा की गई, जॉब चोरनॉक के द्वारा 1698 ईस्वी में कोलकाता, सूतानाती, गोविंदपुरा की जागीर प्राप्त की गई अजीम उसान से। और यहीं पर किसकी स्थापना की गई, कोलकाता की। किसकी स्थापना की गई, कोलकाता की। देखिएगा 1698 में अजीम उसान वही मुगल सूबेदार है बंगाल का। 1651 में कौन था, शाह सुजा। लेकिन आपको पता, उत्तराधिकार के संघर्ष में शाह सुजा की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह सुजा, आपने सही तरीके से पढ़ा है। धर्मत का युद्ध, दोराई का युद्ध, ये आप पढ़ चुके हैं राजस्थान में। तो उस समय शाह सुजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बंगाल का सूबेदार जो नया बनता है वो बनता अजीम उसान। और अजीम उसान से क्या लिया गया, अजीम उसान से सूतानाती, कोलिकता या कालिकता व गोविंदपुरा की जागीर 1200 रुपए में, कितने रुपए में, 1200 रुपए में प्राप्त किया। बोले 1200 रुपए में, उस समय का 1200 बहुत बड़ा होता था मेरे भाई। 1200 रुपए में जागीर ले ली है। यहीं पर किस शहर की स्थापना, कोलकाता, अब क्या बोलते हैं इसको हम, कोलकाता। तो यहां पर किसकी स्थापना हुई, कोलकाता की स्थापना की। तो यहां पर किसकी स्थापना की जाती है, कोलकाता की। और कोलकाता की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, जॉब चोरनॉक। कौन है, जॉब चोरनॉक। कौन है ये, संस्थापक, कहां का, कोलकाता का। तो जॉब चोरनॉक के द्वारा कोलकाता की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। जॉब चोरनॉक के द्वारा कोलकाता की क्या की गई, स्थापना की गई। आपको यह भी पता है कोलकाता 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और 1911 में जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा होती है। उस समय हमने ये भी देखा, अगर आप आगे पढ़ेंगे मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहां हम देखेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है कोलकाता। किसकी, ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है कोलकाता तक। ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन रही है, कोलकाता। आपसे पता है, पूछा जाता है दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो दिल्ली को राजधानी 1911 में बनाया गया। जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा होती है, उस समय दो डिसीजन लिए जाते हैं। एक जो बंगाल विभाजन 1905 में किया जाता है उसको रद्द किया जाता है, और जो दिल्ली है, मतलब दिल्ली को कोलकाता के स्थान पर नई भारत मतलब ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया जाता है।
तो ये कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज चार्नोक के द्वारा। अब यहीं पर 1700 ईस्वी में एक कॉलेज बनाया गया, उस कॉलेज का नाम क्या आता है? फोर्ट विलियम। इसी कोलकाता में 1700 के समथिंग, 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम, विलियम की स्थापना की गई, तो यहां पर किसकी स्थापना हो गई? फोर्ट विलियम की। और यही फोर्ट विलियम आगे जाकर कौन सी प्रेसिडेंसी बना? कौन सी प्रेसिडेंसी का प्रमुख नगर बना? बंगाल प्रेसिडेंसी बना। आगे जाकर बंगाल प्रेसिडेंसी कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज या फोर्ट विलियम के यहां से ही सारा काम बंगाल प्रेसिडेंसी का होता है। तो मैं आपको दो प्रेसिडेंसी बता चुका हूं, मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरी बंगाल प्रेसिडेंसी। अब तीसरी बस्ती है बंबई, तो बंबई पे चलते हैं। बंबई गेटवे ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का दिल जहां धड़कता है वो दिल्ली है, लेकिन हिंदुस्तान की जेब गरम जहां से होती है वो बंबई है। तो बंबई के पास चले। आपने ये देखा था, तो मैं यहां लिख देता हूं बंबई प्रेसिडेंसी। देखिएगा बड़े डीप में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई। देखना, आपको यह पता है कि 1662 में हमने एक विवाह किया था। कौन बता सकता है? याद है आपको? 1662 में हमने एक विवाह किया था। किस किस का? 1662 में हमने एक विवाह किया था जिसमें आपने देखा था कि पुर्तगाली महारानी आती है कैथरीन ब्रेगेंजा और एक व्यक्ति ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह होता है। और इस विवाह के स्वरूप पुर्तगालियों के द्वारा बंबई दहेज में दे दिया जाता है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक के रूप में, या 10 पाउंड वार्षिक के रूप में ये जो बंबई था ये किसे दे दिया? किसे दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। और अंग्रेजों ने यहीं पर एक प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी, इसका नाम क्या है? बंगाल, बंबई। तो 1668 में अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, बंबई। कितने में हुआ? 1668 में अंग्रेजों को प्राप्त होता है बंबई। अब यहां पर बहुत बड़ी बात है, अब देखिएगा धीरे धीरे, क्योंकि इससे पहले व्यापारिक केंद्र कहां पर था? सूरत। अब सूरत के स्थान पर मुख्य केंद्र बनने लगा क्या? बंबई। तो इसी बंबई को आगे जाकर अंग्रेजों के द्वारा प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया गया। किसके रूप में? प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया गया। और यहां का जो गवर्नर बनाया गया वो है गेराल्ड अंगीकार। गेराल्ड अंगीकार, ये इंग्लिश टर्म है सर, को बंबई का गवर्नर नियुक्त किया गया, और यहां पर कौन सी प्रेसिडेंसी? बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। बस इतना सा याद रखना है, बंबई प्रेसिडेंसी। की स्थापना, तो आपके सामने किसकी स्थापना हो चुकी है? बंबई प्रेसिडेंसी की। तो तीनों प्रेसिडेंसियों की स्थापना आपने मेरे साथ देख ली है। अब एक लास्ट बात आपके साथ और बच रही है, अंग्रेज आपके खत्म होने वाले हैं, तीनों प्रेसिडेंसी स्थापित हो गई। देखिएगा, अब एक बात और करेंगे आप शर्मन मिशन के बारे में। शर्मन मिशन, ये जो मिशन है ये कब आया? 1715 में निकला था इंग्लैंड से, लेकिन 1717 के समथिंग कहां पर पहुंचता है? भारत में। तो
तो 1717, 1715 और 1717 में कहां पर है? भारत में। शर्मन मिशन में सदस्य कौन कौन थे? सदस्य देखिएगा, एक तो हैमिल्टन आता है, हैमिल्टन जो एक सर्जन है, सर्जन का मतलब एक डॉक्टर है। एक व्यक्ति और है, नाम पूरा थोड़ा सा मैं देखता हूं, मेरे को भी सही तरीके से नाम नहीं पता, ख्वाजा सेयुर्द, ख्वाजा सेहुर्द, ये आर्मेनिया का रहने वाला था। कहां का रहने वाला है? आर्मेनिया का। ये एक दुभाषीय था, दुभाषीय। दुभाषीय का मतलब जानते हैं आप? दोनों भाषाओं का ट्रांसलेशन करने वाला, क्योंकि ये तो अंग्रेज थे, ये इंग्लिश जानते थे, और जो हमारे यहाँ पर मुगल बादशाह था वो फर्रुखशियर था, और वो फारसी भाषा चलती थी। तो दुभाषी का काम कौन कर रहा है? ख्वाजा सेहुर्द नाम है इसका। अब क्या किया गया, इस समय मुगल बादशाह कौन है? मुगल बादशाह 1717 का समय है। इस समय मुगल बादशाह आता है फर्रुखशियर, फर्रुखशियर। इतिहास में इस फर्रुखशियर को घृणित कायर भी कहा जाता है, घृणित कायर। फर्रुखशियर के पास गए, देखिएगा वही कंडीशन 1651 ईस्वी में जब शाह शुजा के साथ हुई, वही कंडीशन यहाँ। फर्रुखशियर भी भाई साहब फीट में कोई फोड़ा हुआ, फुंसी हो रही है, किसके? फर्रुखशियर के। हैमिल्टन साहब पहुंचते हैं, हैमिल्टन साहब बोले कैसे हो साहब? गड़े ना यार, दर्द हो रहे हो, कहीं हो रहे हो, दर्द हो रहे हो, कटे मारो, फोड़ा हो रहे हो, पच्छे कटी। बोले क्या करें? क्योंकि हम डॉक्टर साथ में लेकर आए। बोले तेरा डॉक्टर इलाज कर दे तो बात मानू मैं। बोले कर देंगे साहब। इस हैमिल्टन के द्वारा फर्रुखशियर का इलाज कर दिया गया, और फर्रुखशियर फिर खुश हो गया। बोल क्या चाहिए तेरे को? बोले कि कुछ नहीं, मुझे तो वही चाहिए, 3000 रुपए ले लो, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा से हमें क्या दे दो? कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दो। बोले दे दिया। तो हैमिल्टन ने फर्रुखशियर का इलाज किया, शियर का इलाज किया। फर्रुखशियर ने 3000 रुपए में अंग्रेजों को दस्तक का मतलब है फ्री ट्रेड पास दे दिया। क्या दे दिया? फ्री ट्रेड पास, जिसके तहत वो क्या कर सकते थे। अब ये दस्तक किसको दे दिया गया है? अंग्रेजों को। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से चलता हूं, इसको मिटाता हूं, शर्मन मिशन के साथ। अब इसके अंतर्गत सुविधाएं क्या दी गई दस्तक में? सुविधाएं देखो, पहली सुविधा तो क्या थी सर? बंगाल, और बंगाल में आपको पता है बिहार, बिहार में आपको पता है उड़ीसा में 3000 वार्षिक कर के बाद करमुक्त व्यापार की अनुमति, करमुक्त व्यापार की अनुमति। तो पहली चीज तो इनको 3000 रुपए में क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। कहां पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। दूसरी शर्त, सूरत में 10,000 रुपए में करमुक्त व्यापार की अनुमति। सूरत में ज्यादा क्यों है? क्योंकि सूरत बहुत बड़ा केंद्र था उस समय सूती वस्त्र का। करमुक्त व्यापार की अनुमति, तो सूरत में कितनी? 10,000 रुपए में अनुमति। चलो ये भी आपको दे दी साहब। तीसरी बात क्या लोगे रे?
एक और दे दो साहब के माँ का पीसा चलाना चाहते हैं, रुपया चलाना चाहते हैं हमारे। अच्छा ठीक है, तो इनको दे दी गई बंबई में चलाएंगे। किधर चलाएंगे? बंबई। और बंबई आपको पता है पैसा कहां मिलता है? बंबई में। और बंबई में टकसाल बनाने की अनुमति आप बंबई में क्या बना ले सकते हो? टकसाल। सिक्का भी ढाल सकते हो। आपको क्या मिलना है? सिक्का ढालने की भी क्या अनुमति वहां पर प्रदान कर दी गई। सिक्का ढालने की भी क्या दे दी गई? अनुमति प्रदान कर दी गई। ये कहां की है? और एक और बात लो, चौथी बात, हैदराबाद आपने पढ़ी नहीं होगी, ध्यान से देखो। हैदराबाद में निशुल्क व्यापार की अनुमति। निशुल्क, कोई पैसा नहीं देना। आप अगर हैदराबाद में व्यापार करना चाहते हो तो निशुल्क व्यापार की अनुमति। ये शर्तें किसकी हैं? दस्तक की, जिसे हम क्या बोलते हैं? शाही फरमान। क्या बोलेंगे? शाही फरमान। एक आया था सुनहरा फरमान, और ये कैसा फरमान है? शाही फरमान। इसी को कहा जाता है दस्तक। दस्तक दी मेरे इस दिल पर, और इसी को कहा जाता है फ्री ट्रेड पास। फ्री ट्रेड पास मेरे मित्रों, ये आप भी हो गए इस एग्जाम में पास। तो ये हैदराबाद से व्यापार करने की अनुमति। लास्ट लाइन में आपके सामने लिख रहा हूं, ब्रिटिश इतिहासकार या ब्रिटिश लेखक जिसका नाम है ओम्र, इंग्लिश में OMRA, ओम्र ने इस दस्तक को मेग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है? मेग्ना कार्टा कहा है। तो ये हो चुका आपका मेग्ना कार्टा। दस्तक के द्वारा मेग्ना कार्टा दस्तक को कहा गया है। तो ये आपका अंग्रेजों वाला इतिहास का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डेनिस की। छोटा सा टॉपिक है डेनिस, और उसके बाद में हम फ्रांसीसियों की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।